डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 के उदाहरण नंबर 9 से 14 तक हल करेंगे। हम यहाँ पर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, उनको किस किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है वो मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड प्रश्नावली 9.4 में हम सीखेंगे और इस मेथड का नाम है पृथकरणीय चर वाले अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। यानी जो एक नेचर की चर हैं उनको हम अलग करेंगे और दूसरे नेचर की जो चर है उसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से चरों को अलग अलग करके हम अवकल समीकरण को सोल्व करेंगे। ये हमारा पहला मेथड है और ये उदाहरण की सहायता से काफी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप पहला उदाहरण बड़े ध्यान से सीखेंगे तो बाकी सारे उदाहरण और क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। तो हमें उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर x प्लस 1 बटे 2 माइनस वाई, यहाँ y बराबर नहीं है 2 के, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है जो प्रथम कोटि की है और प्रथम घात की है, यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है और इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो पहले दी हुई जो अवकल समीकरण है वो हम लिख लेंगे। तो दी हुई अवकल समीकरण है dy बटे dx बराबर x प्लस 1 बटे 2 माइनस वाई और इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। अब समीकरण 1 के चरों को हम अलग अलग करेंगे, यानी x वाले अलग कर देंगे, y वाले अलग कर देंगे। ये पहला स्टेप है। समीकरण 1 के चरों को पृथक होता है अलग करना, पृथक करने पर अब आप यहाँ x के चरों को अलग करोगे, y के चरों को अलग करोगे। 2 माइनस वाई को इधर y की तरफ गुणा कर दो और इस dx को इधर ऊपर गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर x प्लस 1 dx। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहला काम यही करना है कि y वाले चर एक तरफ ले आओ और x वाले चर दूसरी तरफ ले आओ। फिर दूसरा काम ये करना है कि दोनों तरफ समाकलन कर दो। आप दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर x प्लस 1 समाकलन dx। अब 2 माइनस वाई का y के सापेक्ष समाकलन करना है, x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो 2 का y के सापेक्ष 2y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर x का x के सापेक्ष x स्क्वायर बटे 2 प्लस में x और यहाँ पे हम लिख देंगे कोई कांस्टेंट c1। अब यहाँ आप दो लघुत्तम ले लो, ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी दो लघुत्तम ले लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2c1, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। अब x y c1 सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और राइट हैंड साइड में हम 0 रखेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2c1 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये माइनस खत्म कर लो, यहाँ से माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c1 बराबर 0। अब 2c1 कोई कांस्टेंट है, इसको नया नाम c दे देते हैं हम। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c बराबर 0। तो ये अभीष्ट व्यापक हल है। तो ये अभीष्ट व्यापक हल आया, अभीष्ट व्यापक हल है। ये व्यापक हल क्यों है? क्योंकि यहाँ जो c ऐसा अचर है, यदि हम इसकी जगह 1 रखेंगे
तो ये एक हल आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 हल आ जाएंगे, यानी इसमें बहुत सारे हल हैं। तो इस टाइप से यदि कोई इस टाइप का सफेद सचर आ जाता है हल में, तो इसको हम व्यापक हल बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये उदाहरण नंबर 9 हमने कैसे किया है। हमें यहाँ एक कोटि और एक घात की अवकल समीकरण दे रखी थी। सबसे पहले हमने जो समीकरण हमें दे रखी थी उसके चरों को अलग अलग किया, x वाले चर एक तरफ ले आए, y वाले चर एक तरफ ले आए, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा अभीष्ट व्यापक हल होगा। तो ये 2 स्टेप है। पहला ये कि हमने चरों को अलग अलग किया और दूसरा स्टेप दोनों तरफ समाकलन किया। अब हम उदाहरण नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 10 है, अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्र बटे 1 प्लस एक्स स्क्र का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें एक कोटि और एक घात की अवकल समीकरण दे रखी है। तो सबसे पहले हम दोनों चरों को अलग अलग करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो अवकल समीकरण दे रखी है वो है dy बटे dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्र बटे 1 प्लस एक्स स्क्र, और इसको हम समीकरण 1 का नाम देंगे। पहला स्टेप ये है कि समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर, समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर, जब हम इसको पृथक करेंगे तब y वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ, ये 1 प्लस वाई स्क्र इधर नीचे ले आओ और dx को ऊपर ले जाओ। तो ये आ जाएगा dy बटे 1 प्लस वाई स्क्र dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्र। ये देखो y के सारे चर एक तरफ हो गए और x की सारी टर्म्स दूसरी तरफ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, चरों को अलग अलग करने के बाद अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे 1 प्लस वाई स्क्र और ये हो जाएगा dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्र। अब dy बटे 1 प्लस वाई स्क्र का समाकलन ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y, और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्र का हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, और प्लस में कोई हम अचर ले लेते हैं c। अब नेक्स्ट इसको इधर ले आओ, टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x बराबर c। तो ये अभीष्ट व्यापक हल आया, अभीष्ट व्यापक हल है। यहाँ हमने 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन किया है। पहले समीकरण 1 के चरों को अलग अलग किया, x वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, y वाले पार्ट को अलग कर दिया, और दूसरा स्टेप दोनों तरफ हमने समाकलन किया। समाकलन के बाद जो रिजल्ट आया वही अभीष्ट व्यापक हल है। इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 11 है, अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर माइनस 4x वाई स्क्र का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0 हो। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें व्यापक हल ज्ञात करना पड़ेगा। व्यापक हल में x का मान 0 और y का मान 1 रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, और फिर व्यापक हल में वो c का विशिष्ट मान हम भर देंगे तो वो रिजल्ट है वो विशिष्ट हल कहलाएगा। देखो कैसे, पहले व्यापक हल मैंने आपको ज्ञात करना सिखा रखा है, उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो हमें अवकल समीकरण दे रखी है dy बटे dx बराबर माइनस 4x वाई स्क्र। चरों को हम पृथक करेंगे। समीकरण 1 में चरों को पृथक करने पर, पृथक करने का मतलब ये है कि x वाली टर्म एक तरफ कर लो, y वाली एक तरफ कर लो। तो वाई स्क्र इधर y के नीचे आ जाएगा और बराबर माइनस 4x इंटू डी एक्स। वाई वाली टर्म से एक तरफ होगी, x वाली एक तरफ होगी। अब नेक्स्ट काम ये होता है कि दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे
तो ये आ जाएगा डी वाई बटे वाई स्क्वेयर बराबर -4 बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स। अब वाई स्क्वेयर को ऊपर ले चलो, यह आ जाएगा वाई की पावर -2 इंटू डी वाई बराबर -4 एक्स स्क्वेयर बाय 2 और प्लस में कोई कांस्टेंट हमने सी ले लिया, एक्स का समाकलन कर दिया एक्स स्क्वेयर बाय 2। अब इसका करोगे तो y की पावर 1 बढ़ जाएगी -2 प्लस 1 -1 और इसी से नीचे डिवाइड हो जाएगा बराबर ये कट के 2 -2 एक्स स्क्वेयर प्लस में c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बटे वाई, इसको इधर ले आओ 2 एक्स स्क्वेयर माइनस सी बराबर 0, या सी को उधर भी रहने दे सकते थे आप। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये व्यापक हल हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि y बराबर 1 है जब x बराबर 0 हो, तो हमें x बराबर 0 और y बराबर 1 यहाँ पे लिखना है। x बराबर 0 y बराबर 1 दिया है, वो यहाँ पे हम रखेंगे, तो y के बराबर 1 रख दो, x के बराबर 0 लिख दो, माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा -1, c बराबर -1 क्योंकि ये तो 0 है, -c -1 बराबर 0 तो c बराबर -1। अब c बराबर -1 समीकरण 2 में रख दो, c का मान समीकरण 2 में रखने पर ये विशिष्ट हल आ जाएगा। फिर जब 2 में रखोगे तो -1 बटे वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर -1 जब रखोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर 0। अब ये हम यहाँ पे y का मान लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बटे वाई बराबर -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कट जाएगा और y का मान आ जाएगा, ये पलटा है तो ये भी पलट दो, आर पार गुणा हो जाएगी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभीष्ट विशिष्ट हल है, ये विशिष्ट हल आया। तो हमने क्या किया, शुरू में शुरुआत ऐसे ही की, दोनों चरों को अलग अलग किया, फिर दोनों तरफ समाकलन किया, समाकलन करने के बाद जो हल आया वो व्यापक हल आया, उसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमें ये दिया हुआ था कि यदि y बराबर 1 है तो x बराबर 0, तो ये मान हमने यहाँ पे रख दिया, x बराबर 0 y बराबर 1, तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू उठा के हमने समीकरण 2 में रख दी, तो ये हमारे पास विशिष्ट हल आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 12 है, बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x गुणा डी वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो अवकल समीकरण इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और ये बिंदु 1 का मतलब ये है कि व्यापक हल पहले आप ज्ञात करोगे और फिर उसमें x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे, तो आपके पास व्यापक हल में c का मान आ जाएगा, और फिर व्यापक हल में c का मान रखोगे तो वो विशिष्ट हल हमारे पास आएगा, वही वक्र का अभीष्ट समीकरण होगा। तो देखो कैसे, पहले व्यापक हल ज्ञात करो दी हुई अवकल समीकरण से। तो दी हुई अवकल समीकरण हमारे पास x इंटू डी वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो ये देखो, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 के चरों को पृथक करेंगे। समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर, जब हम समीकरण 1 के चरों को पृथक करेंगे तो ये इधर तो डी वाई, बाकी तो y कहीं है ही नहीं तो इसको यहीं रख लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इस x को बटे में भेज दो इंटू में dx, y के जितने भी मान थे वो इधर आ गए और x इधर आया, यानी y की टर्म सारी इधर आ गई, x की सारी टर्म्स इधर आ गई। तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों तरफ
समाकलन करने पर दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बराबर, ये अलग अलग बटे कर दो 2x प्लस 1/x और dx। अब समाकलन करो, dy का तो हो जाएगा y और ये 2x² 2 और 1/x का होता है log x और प्लस में हम लिख देंगे c, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये दे रखा है बिंदु 1 1, यदि ये हमारा व्यापक हल आया, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब बिंदु 1 1 से ये गुजरता है तो समीकरण 2 जो है उसमें x की जगह 1 लिख दो, y की जगह 1 रखने पर, क्योंकि हमें बिंदु 1 1 से ये वक्र गुजरता हुआ दिया हुआ है तो y की जगह 1 लिखो, यहाँ 1 का वर्ग प्लस में log 1 प्लस में c 1, ये इधर -1 और माइनस log 1, log 1 की कीमत 0 होती है, इधर आके 0 बराबर c, 1 में से 1 जाएगा 0 और ये वैल्यू c की आई 0। तो c का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर x² प्लस log x, c का मान 0 है ही, अभीष्ट वक्र है। तो ये भी इसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ था 1 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बराबर 2x² प्लस 1 इंटू dx है। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 के चरों को अलग अलग किया, फिर दोनों तरफ समाकलन किया, समाकलन करने के बाद हमारे पास व्यापक हल आया। अब x बराबर 1 और y बराबर 1 हमें दे रखा है, क्योंकि 1 1 से ये हमारा जो वक्र आया है ये गुजरता है, तो हमने x की जगह 1 y की जगह 1 समीकरण 2 में भर दिया, तो c का मान आया 0 और c का मान वापिस समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास अभिष्ट वक्र आ जाएगा। और इस तरह से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 13 है, बिंदु -2 3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो यहाँ पे x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो dy/dx होती है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy/dx होती है और ये हमें दे रखी है 2x/y²। तो dy/dx बराबर 2x/y² और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब बिल्कुल उदाहरण 12 की तरह हो गया, एक बिंदु दिया हुआ है और एक अवकल समीकरण दे रखी है। तो इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी अवकल समीकरण ये है। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा, x के चरों को अलग कर लेंगे, y के चरों को अलग करेंगे। तो समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर, जब ये पृथक करेंगे हम तो ये आ जाएगा y² इंटू dy, y² इंटू dy और dx को उधर ले चलो 2x इंटू dx। सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि चरों को अलग अलग कर लिया। इसके बाद दूसरा काम ये होता है कि दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इधर का समाकलन करोगे तो y इंटू डी हो जाएगा और उधर समाकलन करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा x इंटू dx। अब ये समाकलन हम करेंगे, y² का हो जाएगा y³/3 और बराबर 2, ये हो जाएगा x²/2 प्लस में c, 2 से 2 कट जाएगा, ये व्यापक हल आया। अब हमें क्या करना है,
कि ये वक्र हमें दिया हुआ है कि बिंदु 2, 3 से गुजरता है। तो वक्र 2 बिंदु किससे गुजरता है? -2, 3 से गुजरता है। अगर ये 2, 3 -2, 3 से गुजरता है तो इसका मतलब x बराबर -2 और y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर जब ये रखेंगे हम तो ये आ जाएगा, y की जगह 3 रखना है तो 3 3 9 27 बटे 3 बराबर x स्क्वायर -2 का वर्ग 4 प्लस में c, और यहाँ से c का मान आ जाएगा, ये 9 पे कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5। c का मान अब समीकरण 2 में रख दो। c का मान समीकरण 2 में रखने पर जब c का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा y³ बटे 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5। तो y³ की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा x स्क्वायर प्लस 5। ये अभीष्ट वक्र है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने सोल्व किया है। पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट में ये था कि बिंदु -3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे वाई स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो dy बटे dx होती है और ये 2x बटे वाई स्क्वायर के बराबर हमें दे रखा है। तो ये एक अवकल समीकरण आई। अब हमें बिंदु 2, 3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी अवकल समीकरण ये पहली है। तो सबसे पहले हमने चरों को अलग अलग किया। चरों को अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ समाकलन किया। समाकलन करते ही हमारे पास व्यापक हल आ जाएगा। अब बिंदु -2, 3 से वक्र गुजरता है तो हमने x की जगह -2 और y की जगह 3 रख दिया तो c का मान 5 आया और ये समीकरण 2 में हमने रख दिया तो c का मान रखते ही जो वक्र आया वो हमारा अभीष्ट वक्र है। इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 14 है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। मूलधन की वृद्धि होती है 5% वार्षिक दर से। कितने वर्षों में 1000 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी? तो हम ये मान लेते हैं कोई समय हमारे पास t है और उसमें मूलधन p रुपए है। तो अब p बढ़ रहा है किसके हिसाब से? t के हिसाब से। दी गई शर्त के अनुसार ये है कि dp बाई dt, और यहाँ पे वृद्धि क्या हो रही है? p में वृद्धि हो रही है और वो 5% की वृद्धि हो रही है। गुणा 5% का मतलब बटे 100। 5 एकम 5, 5 से 20, यानी dp बटे dt बराबर ये आ जाएगा p बटे 20। ये अवकल समीकरण आई और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसे हम सोल्व करेंगे। लास्ट में p की जगह 1000 रख देंगे और उस समय t का मान हमारे पास 0 है। तो ये देखो, अब समीकरण 1 के चरों को हम पृथक करेंगे। पहले एक बार दोबारा से समझो, ये आपके लिए नया है। हमने समय को t माना और उस समय मूलधन है वो p रुपए है। अब p में बढ़ोतरी हो रही है टाइम के हिसाब से। p में बढ़ोतरी हो रही है टाइम के हिसाब से और कितनी हो रही है? p में बढ़ोतरी 5% की हो रही है। तो इससे अवकल समीकरण हमारे पास आया। अब समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर, समीकरण 1 के चरों को पृथक करेंगे हम। जब पृथक करेंगे तो ये हो जाएगा dp बटे p बराबर dt बटे 20। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ फिर क्या करोगे? समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो dp बाई p क्या होगा? log p, और ये 1 बटे 20 आपके पास आ जाएगा t, और प्लस में आप क्या करोगे? कोई भी कांस्टेंट c का नाम हमने दे दिया। तो जब log हटाते हैं तो इधर का पूरा सिस्टम e में चला जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी e की पावर t बटे 20 प्लस में c।
तो p बराबर e पावर t बटे 20 इंटू e पावर c, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब e पावर c यहाँ c1 लिख दो। अब e पावर c एक कांस्टेंट ही है, इसको हम c लिख सकते हैं। p बराबर e पावर t बटे 20 और इनटू में इसको हमने लिख दिया c। अब स्टार्टिंग में क्या है, शुरू में जब आपका t 0 था तो उस समय p 1000 है, तो यहाँ पे t का मान 0 और p का मान 1000 रखो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो मैं यहाँ रख देता हूँ p का मान 1000 है बराबर e की पावर ये t का मान 0 बटे 20 इंटू में c। तो यहाँ से e पावर 0 तो 1 हो जाएगा, c का मान आ जाएगा 1000। अब c का मान आप 1000 यहाँ रख दो, यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी। p बराबर e की पावर t बटे 20 गुणा में 1000। अब p को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो ये p क्या है। अब p ये है कि t वर्षों के बाद का जो मिश्र धन है वो है। अब हम यहाँ पे p मूलधन लेके चले थे और ये p बदल गया। अब p जो है वो मिश्र धन हो गया। मिश्र धन कितना है, दुगना, कितने वर्षों में ये राशि दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दुगना लिख देता हूँ बराबर 1000 e की पावर t बटे 20। अब ये यहाँ से कट जाएगा, t बटे 20 का मान आप ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर कुछ बराबर, यदि ये है तो ये log में चला जाएगा और t की पावर t बराबर आ जाएगा 20 log 2, यानी 20 log 2 वर्षों में ये जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, कितने वर्षों में 1000 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी। मान लेते हैं कि शुरू में टाइम t है और मूलधन p रुपए है कोई भी समय में, तो p बढ़ रहा है t के हिसाब से और किस हिसाब से बढ़ रहा है, 5% के हिसाब से। इस तरह से हमारे पास एक अवकल समीकरण आई। अब समीकरण एक के चरों को हमने अलग अलग कर दिया। अब दोनों तरफ समाकलन किया तो हमारे पास p का मान आया e पावर t बटे 20 इंटू में c। और फिर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शुरू में मूलधन p 1000 रुपये था और उस समय टाइम हमारा 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो p का मान आ जाएगा e की पावर t बटे 20 गुणा में 1000। लेकिन अब ये p जो है वो बढ़ करके डबल हो चुका है हमारे पास, तो डबल यानी 2000 हो जाएगा, 1000 था पहले, अब 2000 हो जाएगा बराबर 1000 इंटू e पावर t बटे 20। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी, t बटे 20 ये e की पावर x बराबर अगर y है तो हमें x बराबर निकालना हो तो log y हो जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा है और t का मान आ जाएगा 20 इंटू log 2। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।